हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप सभी सेफ होंगे और घर में होंगे, तबीयत ठीक होगी। यस स्टूडेंट्स, बट प्रीवियस क्लास में हमने अपना लास्ट टाइम जो चैप्टर रीड आउट किया था फंक्शंस, वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ अ फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग होती क्या है और फाइल हैंडलिंग को हम कैसे यूज़ में करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, इसी को समझने से पहले थोड़ा सा हम फाइल्स और प्रीवियस सेक्शन जो हमने चैप्टर्स पढ़े थे उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देन अपना चैप्टर नए टॉपिक पे आ जाते हैं। थोड़ा फाइल हैंडलिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को सिस्टम में परमानेंटली या फाइल में स्टोर करना, दैट इज़ अ फाइल हैंडलिंग। लेकिन इस फाइल हैंडलिंग को समझने से पहले हमें एक जनरल बेसिक कुछ आइडियाज़ हमें होने चाहिए। वो चीज़ क्या है कि आपको जानना होगा कि प्रीवियस क्लासेस में या छोटी क्लासेस या लास्ट क्लास में आपने एक चीज़ पढ़ी थी जिसमें हम कंप्यूटर सिस्टम का ओवरव्यू देखा था। तो कंप्यूटर सिस्टम के ओवरव्यू इसमें आपने देखा होगा कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअली में एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन का जो यूज़ हम करते हैं उस यूज़ इसलिए इसका यूज़ किया जाता है कि इसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप के वर्क को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। क्योंकि जब सिस्टम्स नहीं थे तो भी वर्क होता था, आज सिस्टम्स हैं तो भी वर्क होता है, लेकिन दोनों में चेंजेस ये होता है कि जब सिस्टम्स नहीं थे तो किसी भी टाइप के वर्क को कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता था। लेकिन आज अगर हम सिस्टम का यूज करते हैं तो सिस्टम का यूज करने से हमारा वर्क बहुत ईजी हो चुका है और हम फास्ट वे में किसी भी टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं। जब हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं तो हम ये जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इस मशीन को बनाने के लिए हम वैसे 2 पार्ट्स का यूज करते हैं, जिनमें पहला पार्ट जो होता है उस पार्ट को हम कहते हैं हार्डवेयर और सेकंड जो पार्ट होता है उस पार्ट को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो हम ये जानते हैं कि हार्डवेयर सिस्टम के एक ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, एक ऐसे टचेबल टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी फाइल में डेटा को, इसके थ्रू हम किसी भी सिस्टम में को डेवलप कर सकते हैं, मशीन को बना सकते हैं। इट मीन्स बनाने के लिए, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम हार्डवेयर का यूज करते हैं। लेकिन उन्हीं हार्डवेयर कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए जिस प्रोग्राम या प्रोग्राम ग्रुप को हम यूज करते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट मीन्स कि बिना इन टूल के हम किसी मशीन को डेवलप नहीं कर सकते। लेकिन जब हम किसी हार्डवेयर का यूज करते हैं तो हार्डवेयर को उनके आईपीओ प्रोसेस, इट मीन्स कि आई मीन्स हो गया इनपुट, पी मीन्स हो गया प्रोसेसिंग और आउ मीन्स हो गया आउटपुट। कि मैंने समझाया था कि इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट प्रोसेस आईपीओ प्रोसेस के बेस पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। इट मीन्स कि मशीन के अंदर जो डिवाइसेस होती है, जो हार्डवेयर टूल्स होते हैं, वो वैसे 3 टाइप के होते हैं, जिनमें पहली डिवाइस होती है इनपुट डिवाइसेस, कुछ डिवाइस होती है प्रोसेसिंग डिवाइसेस और कुछ डिवाइसेस होती है आउटपुट डिवाइसेस। कि इसका मतलब ये हो गया कि सिस्टम की ऐसी डिवाइसेस जो सिस्टम के लिए इनपुट स्टोर करने के लिए काम आती है, उन डिवाइस को हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। सिस्टम की ऐसी डिवाइसेस जिसके थ्रू हम किसी मशीन से रिजल्ट या आउटपुट को शो करते हैं, उसे देखते हैं, तो उन डिवाइसेस को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। और थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस का मतलब ये हो गया कि यूजर ने मशीन में जो इनपुट डाला है उस इनपुट को प्रोसेस करने के लिए प्लस होल्ड करने के लिए जिस यूनिट का यूज होता है उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो इसी बेस पर इनपुट डिवाइसेस में हम कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर का यूज करते हैं, तो उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं क्योंकि इनके थ्रू हम इनपुट को स्टोर कराते हैं। लेकिन जब नेक्स्ट आता है आउटपुट डिवाइसेस, तो आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, मॉनिटर वगैरह का यूज होता है, तो इन्हें हम कहते हैं प्रोसेस आउटपुट डिवाइसेस क्योंकि इनके थ्रू हम किसी मशीन से रिजल्ट या आउटपुट को देख सकते हैं, शॉप कर सकते हैं। अगर ये यूनिट्स इसमें अवेलेबल नहीं होती तो हम कभी भी किसी मशीन का यूज नहीं ले सकते थे। तो इनके थ्रू हम रिजल्ट को शो करते हैं। लेकिन इन्हीं यूनिट्स में तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यूज में आता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस का मतलब ये डेटा को प्रोसेस करना, इट मीन डेटा को होल्ड करना प्लस डेटा को प्रोसेस करना। लेकिन जब हम प्रोसेसिंग यूनिट का यूज करते हैं तो प्रोसेसिंग यूनिट में बेसिकली 3 पार्ट्स यूज में आते हैं, जिनमें पहला पार्ट होता है ALU, दूसरा जो पार्ट यूज में आता है उसे हम कहते हैं CU और तीसरा पार्ट यूज में आता है उसे कहते हैं MU। तो इसका मतलब ये है कि ALU का मतलब हमने पढ़ा था कि ALU मीन्स होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कि मशीन के अंदर जितनी भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती है, लॉजिकल कैलकुलेशंस होती है, तो इन कैलकुलेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए हम ALU का यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और सेकंड यूनिट जो होती है उसे कहते हैं मेमोरी यूनिट CU, तो उसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट के थ्रू मशीन में जितने भी टास्क हो रहे हैं उन सभी टास्क को कंट्रोल करने के लिए हम CU, जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, उसका यूज करते हैं। और तीसरा पार्ट आता है MU, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे हम फाइल हैंडलिंग को समझ सकते हैं, दैट इज MU, जिसे हम कहते हैं मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट का मतलब होता है कि सिस्टम में जितना भी डेटा स्टोर होता है वो सारा डेटा स्टोर करने के लिए हम MU, जिसे हम मेमोरी यूनिट कहते हैं, उसका यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जनरली हम एक चीज जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आज जब सिस्टम्स
नहीं थे तो भी वर्क होता था, आज सिस्टम्स हैं तो भी वर्क होता है। लेकिन मेन चेंजेस ये हैं कि जब सिस्टम्स नहीं थे तो इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी हमारी टाइम कंज्यूमिंग की, कि इट मीन्स कि जिस टास्क को हम आज विद इन 5 मिनट्स में या 10 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस टाइम पे जब मशीन्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी तो इस टास्क को कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता था। और दूसरी जो प्रॉब्लम जनरेट होती थी वो प्रॉब्लम थी स्टोरेज की। इट मीन्स कि किसी भी टास्क को अगर हम मैनुअली कर रहे हैं तो हमें उस टास्क को स्टोर करके रखने पर हमें काफ़ी प्रॉब्लम जनरेट होती है, उस डेटा को हम स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आज हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हैं, और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए हम जिस यूनिट का यूज़ करते हैं उस यूनिट को हम कहते हैं मेमोरी यूनिट, जिसे हम कहते हैं मेमोरी यूनिट। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेमोरी का यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो 2 टाइप की होती है, जिसमें पहली जो मेमोरी होती है उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और दूसरी जो मेमोरी होती है उस मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो हम ये जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम रैम का यूज करते हैं और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी का मतलब ये होता है कि ऐसी मेमोरी जो किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को टेम्पररी होल्ड करती है, कि जब तक आपका सिस्टम ऑन मोड में है तब तक आपका डेटा स्टोर रहेगा, लेकिन जैसे ही आप इस प्रोग्राम को बंद कर देंगे और आपने प्रोग्राम को सेव नहीं किया तो सारा डेटा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली होल्ड करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो इस इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली होल्ड करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे आज मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन किया, तो वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन होने के बाद ये डॉक्यूमेंट जब फर्स्ट टाइम ओपन होगा तो ओपन होने के बाद ये डॉक्यूमेंट हमारा रैम में चला जाएगा, जिससे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और इसीलिए हम प्राइमरी मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आपने किसी प्रोग्राम को ओपन किया, किसी डॉक्यूमेंट को आपने ओपन किया, किसी फाइल को आपने ओपन किया, तो जैसे ही फाइल ओपन होगी सिस्टम में तो फाइल सबसे पहले कहाँ जाएगी, रैम में जाएगी। अब रैम में जाने के बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी डेटा स्टोर हो जाएगा। अब ये फाइल हमारी रैम में स्टोर रहेगी, आपने इस फाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट वगैरह टाइप किया। अब इस फाइल को आपने अगर सेव नहीं किया और ये फाइल हमारी टेम्पररी कहाँ पे स्टोर है, रैम में स्टोर है, और किसी रीजन से अगर स्विच ऑफ हो जाता है या लाइट चली जाती है तो जितना भी डेटा था वो सारा ये फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस मेमोरी को हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, और वॉलेटाइल मेमोरी इसलिए कहते हैं कि इस मेमोरी में हमारा डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक आपका सिस्टम ऑन मोड में है, आप सिस्टम के अंदर ऑन मोड में वर्क कर रहे हैं, तब तक आपका फाइल ऑन रहेगी। लेकिन किसी रीजन से अगर स्विच ऑफ हो जाता है, लाइट बंद हो जाती है या सिस्टम बंद हो जाता है, तो सिस्टम के बंद होने के बाद इस फाइल को हमने सेव नहीं किया तो जितना भी डेटा है वो फाइल की फाइल डिलीट हो जाएगी, फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी, जिससे हम सेव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस मेमोरी को हम कहते हैं टेम्पररी मेमोरी, इट मीन्स प्राइमरी मेमोरी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो फाइल हमने बनाई है, इस फाइल जो डेटा हमने स्टोर किया है, इस फाइल को हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर परमानेंटली होल्ड कर दें और रिक्वायरमेंट होने पर दोबारा उसे यूज कर सके, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसे चेंजेस कर सके। तो जैसे ही इस फाइल को आप सेव करोगे तो सेव करने के बाद ये फाइल हमारी सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हार्ड डिस्क कहते हैं, उसमें जाके स्टोर हो जाएगी। और हार्ड डिस्क में स्टोर होने के बाद इस फाइल को कभी भी आप ओपन कर सकते हैं, इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर इसे आप रीड कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप इस फाइल के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए इस मेमोरी को हम कहते हैं परमानेंट मेमोरी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लेकिन इस मशीन के अंदर वर्किंग करने के लिए हम 2 टाइप की मेमोरी का यूज करते हैं, जिनमें पहली मेमोरी होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी मेमोरी होती है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी का मतलब ये हो गया कि टेम्पररी होल्ड मेमोरी, जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन को तब तक स्टोर रखेगी जब तक आपका प्रोग्राम ऑन मोड में है। लेकिन जैसे ही आपने अगर प्रोग्राम को सेव नहीं किया और अपने फाइल को क्लोज कर दिया तो फाइल क्लोज होने के बाद वो डेटा आपका सेव नहीं होगा। लेकिन आप अगर इस प्रोग्राम को सेव कर देंगे तो सेव करने के बाद इन्फॉर्मेशन हमारी सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं, उसमें जाके स्टोर हो जाएगी, जिसे रिक्वायरमेंट होने पर कभी भी डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, रिट्रीव किया जा सकता है। उसी कॉन्सेप्ट की तरह अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी किसी प्रोग्राम में जो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को अगर हम परमानेंटली किसी फाइल में स्टोर करना चाहते हैं, जिससे रिक्वायरमेंट होने पर यूजर उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके, उस इन्फॉर्मेशन को देख सके, उसमें से डेटा को निकाल सके, तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज में आता है, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फाइल हैंडलिंग, जिसका हम यूज करते हैं।
अब फाइल हैंडलिंग कैसे वर्क करती है, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि जैसे आज हम आइडल को ओपन करते हैं, एनाकोंडा ओपन करते हैं और किसी भी प्रोग्राम प्लेटफॉर्म को ओपन करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म को ओपन करने के बाद जैसे मैंने आज यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया ए, जिसमें मैंने यहाँ पर 100 पास किया, यहाँ बनाया बी में मैंने यहाँ पर 200 पास कर दिया, यहाँ बनाया सी के अंदर मैंने a+b लिखा, और यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहाँ पर सी को प्रिंट करा दिया। तो मुझे पता है कि आज मैंने पाइथन को ओपन किया और पाइथन को ओपन करके मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा। तो जैसे ही कंपाइलर इस प्रोग्राम को चेक करेगा, इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो एग्जीक्यूट करने पर ये प्रोग्राम मेरा हाई लेवल में लिखा हुआ है, ये लो में कन्वर्ट होगा और प्रोसेस होकर एग्जीक्यूट हो जाएगा और रिजल्ट मेरे सामने शो होगा। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता हूँ या रन कराता हूँ, तो रन करने के बाद सबसे पहले ए में 100 जाएगा, बी में 200 जाएगा, दोनों प्लस होंगे और सी में वैल्यू आ जाएगी और रिजल्ट हमारा 300 शो हो जाएगा। इट मीन्स कि जब मैंने इस प्रोग्राम को टाइप किया तो मैं अपने कंसोल मोड में था, जहाँ मैं टाइपिंग मोड में था, लेकिन जैसे इस प्रोग्राम को मैंने टाइप करके इसको रन कराया, एग्जीक्यूट कराया इसका रिजल्ट शो करने के लिए, तो जैसे ही प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट जो 300 है, वो 300 रिजल्ट मेरे पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो चुका है। इट मीन्स कि वो रिजल्ट मेरे सामने शो हो चुका है। दोबारा वापस मैं अपने प्रोग्रामिंग मोड में गया और प्रोग्रामिंग मोड में आने के बाद मैंने इस इनपुट के अंदर चेंजेस किए और यहाँ पे 1000 कर दिया। तो जैसे इस प्रोग्राम का वापस रन कराएंगे, तो रन करने के बाद नेक्स्ट टाइम जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपके सामने 1200 आएगा। इट मीन्स 1200 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट टाइम जो रिजल्ट चल रहा था वो 300 था, तो वो 300 का रिजल्ट हमारा रिप्लेस हो चुका है। इट मीन्स कि वो वैल्यू हमारी कहीं पर भी स्टोर नहीं हो रही है, वो वैल्यू हमारी कहीं पर भी एक्सेस नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम इस प्रोग्राम को अभी रन कराते हैं, रिजल्ट हमारा 1200 आ गया, या फिर हम इस चीज़ को इस तरह से ना समझ के किसी अदर में समझना चाहते हैं, तो जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम ने सेव किया और प्रोग्राम को सेव करके मैं इस प्रोग्राम